नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विभिन्न आयोगों द्वारा उत्तर प्रदेश के दोनों आयोग पीएससी और फिर उसके बाद कहें तो उच्च शिक्षा आयोग ने भी, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के एग्जाम की डेट घोषित की है। जीडीसी और जीआईसी के एग्जाम की डेट घोषित की हुई है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होने वाली हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो 2016 में पेपर कराया गया था। पेपर, चूंकि ये पेपर एग्जाम थी 2016 के नाम से, पेपर 2019 में हुआ था। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जाम 2019 में हुआ था, जबकि ये वैकेंसी 2016 की थी। उसके पहले मैंने 2014 के पेपरों को सॉल्व कराया है। आयोग के आंसर जो रहे हैं उसके आधार पे क्या सही होगा क्या गलत होगा इसके बारे में भी चर्चा किया था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आयोग के आंसर जो भी हैं निरस्त किया गया है तो क्यों किया गया है, वास्तव में वह निरस्त करने लायक था कि नहीं करना था, उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो इसको हम लोग 3 क्लासेस में पढ़ेंगे। कुल 70 प्रश्न होते हैं, इसमें से 20 और 30 करके 3 क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये 2016 का पेपर का पहली क्लास है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को, तो लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किसने जाति स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा दिया है, यानी जाति स्तरीकरण में श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। इंग्लिश में लिखा है हायरार्की इन कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन को प्रारंभ किया। किसने अपने अध्ययन में जाति स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणीकरण की बात की है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। विकल्प में है एमएन श्रीनिवास, लुइस डूमा, एससी दुबे, एफजी बेली। ध्यान रखिएगा ये लुई डूमा है, लुइस डूमा नहीं, जबकि पेपर में लुइस डूमा आया था तो उसको मैंने एचजी ले लिया है, जबकि ये लुई डूमा है। और इन्होंने ही भारतीय जाति व्यवस्था में श्रेणीकरण की बात किया हुआ है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसी पुस्तक में इन्होंने दिया था। पुस्तक है होमो, इंग्लिश में ही लिख देते हैं दोस्तों, होमो हेराइकस। होमो हेराइकस पुस्तक, इसी पुस्तक में इन्होंने जाति स्तरीकरण को श्रेणी क्रम में बांटा हुआ है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो लुई डूमा के अन्य प्रश्न जो बनते हैं, तो ये एक प्रश्न इनसे बनता है, यह किस परिप्रेक्ष्य का से अध्ययन करते हैं? तो ये करते हैं भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विदेशी विद्वान है किंतु भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य से इनका संबंध रहा है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि भारत हमें गैर बराबरी की शिक्षा देता है। गैर बराबरी की शिक्षा देता है, किसने कहा है? तो लुई डूमा महोदय ने कहा हुआ है। और इसके साथ साथ इन्होंने समाज में परिवर्तन आया है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसी बात करते हैं। तो ये सब लुई डूमा से बनने वाले प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गति, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुत ही इजी प्रश्न ये भी है दोस्तों। स्पेंसर, टालकट पार्सन्स, अगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स। तो आप लोगों ने पढ़ा ना हो तो जान लीजिए,
यदि पढ़ा हो तो कोई बात नहीं। ऑगस्ट काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने बताया कि जो स्थिर स्वरूप, समाज का जो स्थिर स्वरूप है, जैसे संस्थाएं हैं, इनका अध्ययन जो किया जाता है वो सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत आता है। और सामाजिक विकास और परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है, ये समाज का गतिकीय स्वरूप है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के स्थिति और गतिकी दोनों स्वरूपों का अध्ययन कर किया जाता है। इसलिए इन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है, समाजशास्त्र सामाजिक स्थिरता एवं गतिकी का विज्ञान है, यानी स्थिरता और गति दोनों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है वैज्ञानिक विधि। हम कोई भी शोध कार्य करते हैं उसमें जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वो वैज्ञानिक होना चाहिए, तभी हमारा शोध अच्छा माना जाएगा। उसमें यदि मानव की कोई प्रवृत्ति इंक्लूड हो जाती है तो वो शोध अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसके विशिष्ट लक्षण क्या है, कौन से शोध को हम वैज्ञानिक कहेंगे? तो उसमें क्या होना चाहिए, एक तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी वैधता की जांच हुई होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति, यानी कि सेम परिस्थिति में यदि वह अध्ययन किया जाए, आपके अलावा भी कोई व्यक्ति उस अध्ययन को उसी परिस्थिति में करे तो सेम रिजल्ट आए। ये तीनों जो है वैज्ञानिक विधि के चरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सहज बोध अवलोकन जो है, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, कॉमन सेंस का प्रयोग जो है ये व्यक्तिवादी विचारधारा हो जाती है, यानी व्यक्ति का हो जाएगा। तो यही जो है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत इजी प्रश्न ये भी दोस्तों। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, पूछा है एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक लेखक किसने हैं। तो यह पुस्तक जो है 1967 ईस्वी में आई थी। इसमें पहली बार जो है एथनोमेथोडोलॉजी का प्रयोग किया गया है, यानी इन्हें ही समाजशास्त्र में एथनोमेथोडोलॉजी का जनक भी माना जाता है। तो यह पुस्तक जो है हेराल्ड गारफिंकल महोदय की है, 1967 ईस्वी में इन्होंने दिया था। इसमें बताया हुआ है कि जनसाधारण समाज को कैसे समझते हैं और अपनी क्रियाओं को करते हैं, इसका अध्ययन किसके माध्यम से किया जा सकता है, वह है एथनोमेथोडोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। तो यह है डी विकल्प से हो जाएगी इसमें, हेराल्ड गारफिंकल। अगले प्रश्न पे आते हैं, दैव निदर्शन पद्धति। दैव निदर्शन पद्धति जिसे रैंडम सैंपलिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी क्या खासियत है ये पूछा हुआ है। तो आप लोगों को बता दें, ये शोध का एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें यह माना जाता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, यानी जिस क्षेत्र में आप अध्ययन करने जा रहे हैं, जितने भी उत्तरदाता हैं, उसमें से सभी के चुने जाने की संभावना सेम रहती है। ये भाग्य पे निर्भर करता है कि कौन चुना गया, क्योंकि संभावनाएं मैंने सबके लिए खोल रखा था, यानी शोधार्थी ने सबके लिए खोल रखा था। अब किसका चुनाव हो गया, यह होता है रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, प्रतिनिधि जो होगा यह प्रतिनिधिपूर्ण होगा, यानी कि सबका प्रतिनिधि होगा। इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है, सबको लेने का प्रयास किया गया है। अब भाग्य है कि जिसका नाम खुल गया उसको क्या है, उसका अध्ययन कर लिया जाएगा। तो इसकी कई विधियां हैं, जैसे लॉटरी विधि है, टिप्पट विधि है, आज तमाम तरीके की विधियां हैं जो दैव निदर्शन पद्धति के अंतर्गत आती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, पर्यावरण सम्मेलन जिसे रियो डी जनेरियो के नाम से भी जाना जाता है, यह 92 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसका मुख्य केंद्रीय क्या था, किस विषय को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो जान लीजिए, ये ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 ईस्वी में, और इसे भी पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है।
तो हो सकता है कभी पूछ दे पृथ्वी सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा जाता है। तो रियो डी जनेरियो में, जो ब्राजील की राजधानी है, वहां पे हुआ था 1992 ईस्वी में। इसमें पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य विषय क्या था कि पर्यावरण में की वजह से समाज में आने वाले भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयां या समस्याएं आएंगी। तो पर्यावरण को, पृथ्वी को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए योजनाएं बनाई गई। उसमें क्या रखा गया, प्रोत्साहन योग, यानी वर्तमान में हम संसाधनों का उपयोग तो करेंगे किंतु आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान रखेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को वह संसाधन मिलता रहे। ऐसा न हो कि हम ही उसका दोहन कर जाएं और आने वाली पीढ़ियों को कुछ न बचे। तो हम अपने उपयोग की चीजें उपयोग करेंगे, साथ में भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश में एक ही शब्द है दोस्तों, हिंदी में कई शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे प्रोत्साहन योग्य विकास, इसी को कहा जाता है सतत विकास, इसी को कहा जाता है धारणीय विकास। तो आदि नाम हिंदी में कई नाम आते हैं, किंतु इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आता है। तो यह पहली बार लक्ष्य इसी में तय किया गया था 1992 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न देखने में लग रहा है दोस्तों, घबराइएगा मत। ये परिभाषा है, व्यक्तिक अध्ययन की परिभाषा दी गई है। क्या है, किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार संस्था हो सकती है, सामाजिक अथवा समस्त जाति जीवन का अनुसंधान, उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तत्वों का निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूह को व्यवहार विधि या इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ध्यान रखिएगा, यह शोध की परिभाषा है, व्यक्तिक अध्ययन को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो न तो शोध से संबंधित विचार तो दिए हुए हैं, दुर्खीम और मैक्स वेबर भी दिए हुए हैं, किंतु यह इन तीनों विद्वानों की परिभाषा नहीं है। पोलिस वी यंग, इसी को पीबी यंग भी कहा जाता है दोस्तों, पीबी यंग। यह पीबी यंग की परिभाषा है व्यक्तिक अध्ययन के संदर्भ में। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है, सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। ये पूछा है कौन सा इसमें क्या है, सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो संरचना के अंतर्गत आती हैं और एक संरचना की विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, संरचना में, समाज की संरचना में व्यक्ति की भूमिका और परिस्थिति दोनों आते हैं। यह तो सही हो जाएगा, इसकी बात नहीं हो रही है। संस्थाएं भी संरचना के अंग हैं, समूह और उपसमूह नहीं हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि उप संस्कृति भी तो संरचना का तत्व हो सकती है। तो आप लोगों को बता दें, संस्कृति जो है, संस्कृति ये सामाजिक संरचना के भाग में आती है। क्योंकि उप संस्कृति क्या होती है, किसी संस्कृति के एक भाग के रूप में होती है, इसका मुख्य संस्कृति से कुछ अलग विचारधारा होती है, तभी तो वह उप संस्कृति बनी है। जैसे एक संस्कृति से कोई अलग विचारधारा होगी तभी तो वह उप संस्कृति कही जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी मुख्य संस्कृति से विचारों में कुछ परिवर्तन है या अलग है, इसलिए इसे सामाजिक संरचना के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी रिसोर्स कौन सा है? तो आप लोगों को बताते चलें कि जब हम कोई शोध कार्य करते हैं उसके लिए हम तथ्य और आंकड़े जो संकलित करते हैं वह क्या होते हैं, उसके संकलन के 2 स्वरूप होते हैं। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से शोधार्थी प्रत्यक्ष रूप से पहली बार क्या करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है। यानी आंकड़े या तथ्यों को
स्वयं इकट्ठा किया हुआ है तो उसे कहा जाएगा प्राथमिक स्रोत। दूसरा स्रोत वह स्रोत होता है जिसे द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। इसमें शोधार्थी आंकड़ों का संकलन स्वयं नहीं करता, जो दूसरे आंकड़े संकलित किए होते हैं उनसे करता है, ले करके अपने शोध में प्रयोग करता है, तो उसे कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। जैसे किसी ने कोई पुस्तक लिखा है और उसकी विचारों को हम अपनी शोध में सम्मिलित करते हैं तो ये द्वितीयक स्रोत हो जाएंगे। जैसे कोई जनगणना सरकार ने पब्लिश किया हुआ है, उनके आंकड़ों को हम अपने शोध में सम्मिलित करेंगे तो ये द्वितीयक स्रोत में आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये पूछा है कि कौन प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जैसे साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से या अवलोकन के माध्यम से हम स्वयं जाकर के शोध क्षेत्र में आंकड़ों को संकलित करते हैं, तो वह प्राथमिक स्रोत कहे जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोगों को स्पष्ट होगा। जैसे लेख तो कोई भी व्यक्ति लिखा होगा, हम उससे ले रहे हैं। पुस्तक समीक्षा कोई दूसरा व्यक्ति लिया हुआ है, या शोध पत्र किसी दूसरे व्यक्ति से जो हम आंकड़े ले रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े होंगे। पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश या हैंडबुक, ये भी द्वितीयक आंकड़े हैं। साहित्य, कला, संगीत के कार्यों की समीक्षा, यह भी क्या है, द्वितीयक आंकड़े हैं। उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार, मैंने बताया ना, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची और अवलोकन के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, तो यह है प्राथमिक स्रोत। अब 10वें प्रश्न पे आते हैं। यह पूछा हुआ है दोस्तों, पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। तो जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी होंगे वो तो जान ही रहे होंगे, जो बाहर होंगे संभवतः न जान रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को पूर्वांचल क्षेत्र बोला जाता है, उसमें कुल 8-10 जिले आते हैं। जैसे इलाहाबाद के उधर बात करें, जैसे बनारस, जौनपुर, ऐसे क्षेत्रों को पूर्वांचल क्षेत्र में रखा जाता है। बनारस, इलाहाबाद के बाद उधर कहेंगे हम आजमगढ़, मऊ, बलिया के आसपास वाले एरिया को पूर्वांचल कहा जाता है। तो उसको एक राज्य के गठन की मांग का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, तो इसे समाजशास्त्री भाषा में क्या कहा जाएगा, तो प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता। सीधी बात, राज्य के अंदर एक क्षेत्रीय भावना कि हम इस क्षेत्र के हैं, उसकी मांग करना क्या है, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता कही जाएगी। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने से बड़ों का सम्मान करना। अपने से बड़ों का सम्मान करना क्या कहलाता है, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक प्रतिमान या कानून। तो कानून तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये तो ऐसे ही इलिमिनेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं कि इसे कहा जाता है सामाजिक प्रतिमान। इसे कहा जाता है सामाजिक प्रतिमान, यानी अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यदि सम्मान नहीं करेंगे तो आपको सजा नहीं दिया जाएगा, आपकी निंदा की जाएगी, बहुत गंदा व्यक्ति है ये, बड़ों का सम्मान नहीं करता है, बस। इसलिए इसे सामाजिक प्रतिमान कहा जाता है। इसे मूल्य भी नहीं कहा जाएगा, सांस्कृतिक गुण भी और सांस्कृतिक प्रतिमान भी नहीं कहा जाएगा, सामाजिक प्रतिमान कहा जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो चारों विकल्प गलत हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया था, निरस्त कर दिया था। आयोग ने क्या किया, इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। तो इतना जानते रहिएगा। हाँ, अब प्रश्न आए और इसमें विकल्प रहे सामाजिक प्रतिमान, तो आप लोग सामाजिक प्रतिमान देख लीजिएगा, यही ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह जो है 2019 में पूछा हुआ है। तो सरकार ने उस समय एक योजना लाई थी, एक प्रोजेक्ट लाई थी, स्मार्ट सिटी। तो उसमें क्या प्रावधान किया गया था, स्मार्ट सिटी बनाने की बात जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, तो उसमें क्या क्या रखा गया था, इस योजना में क्या सम्मिलित किया गया था। 100 स्मार्ट सिटी, तो आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी।
अमृत योजना, इसमें जल मिशन आता है, अटल जल मिशन के नाम से इसे जाना जाता है, इसे अमृत योजना कहा जाता है। तो इसकी भी बात जो है स्मार्ट सिटी में किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान, तो यह स्मार्ट सिटी से बाहर है, ये बहुत पहले से ही चल रहा है योजना ये है। नमामि गंगे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि गंगा को शुद्ध करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि जो हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे वहां पे गंगा का प्रवाह हो ही, जो गंगा का प्रवाह है वही शहर वहीं रहेंगे, इसलिए यह भी इसमें क्या है सम्मिलित नहीं है। तो एक और दो ही केवल है स्मार्ट सिटी में सम्मिलित किया गया था। तो ये डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण, संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण जिसे सनसेट व्यू ऑफ कल्चर की व्याख्या किसने किया है, यानी सनसेट व्यू कल्चर की बात कौन करता है। तो एक विद्वान थे जिन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता, तो आप लोग तो अब समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये सोरोकिन की बात हो रही है। सोरोकिन महोदय ने सांस्कृतिक गतिशीलता की अवधारणा दिया था और इसमें इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति की बात किए थे। भावनात्मक, चेतनात्मक, एक आदर्शात्मक। तो ये तीनों संस्कृतियों की बात, तो भावनात्मक जिसे अनुभूति दृष्टिकोण को ही क्या कहा जाता है, भावनात्मक संस्कृति, तो इसकी बात जो है सोरोकिन महोदय कहते हैं। और इन्होंने इसी को पेंडुलम का सिद्धांत, इसी को सीमाओं का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, इसी वजह से इनको चक्रीय सिद्धांतवेत्ता माना जाता है। ये चक्रीय सिद्धांतवेत्ता थे। इन्होंने कहा कि पहले संस्कृति भावात्मक से चेतनात्मक की तरफ बढ़ती है, तो बीच में आदर्शात्मक मिलता है, फिर चेतनात्मक से भावात्मक, भावात्मक से चेतनात्मक, ऐसे अप डाउन करती रहती है, इसलिए इसे पेंडुलम का सिद्धांत, जैसे घड़ी का पेंडुलम अप डाउन करता रहता है। और दूसरी चीज, इसी को सीमाओं का सिद्धांत, यहाँ पे एक सीमा निर्धारित है, यहाँ पे सीमा निर्धारित है, इसके आगे संस्कृति का विकास नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, पतन ही होगा। तो इस प्रकार की विचारधारा जो है सोरोकिन महोदय ने दिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही जी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारतीय विद्वान जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन दिया है, विद्वान है अर्जुन अदुरैया, अप्पादुरई, जेफरी अलेक्जेंडर, रॉबर्ट आर बेल, योगेंद्र सिंह। तो ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, यह योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। इसमें में इन्होंने परंपराओं से आधुनिकीकरण हो रहा है ऐसी विचारधारा देते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत क्या है। ये दिया हुआ है विकल्प दोस्तों। तो यह जो पॉपुलेशन थी वह 31.16% है। ये भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार पे 31.6% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। चूंकि कोई भी विकल्प इसमें से 31.6 नहीं है, तो आयोग ने इसे क्या किया है, निरस्त कर दिया है। अब ध्यान रखिएगा, अब ये प्रश्न आ जाए तो आपको क्या लगाना है, आप इसको सही मानिएगा, क्योंकि यह नियर अबाउट है, तो आयोग हो सकता है इसको सही कर दे, जबकि ऐसे क्वेश्चन को निकाल देना ज्यादा उचित होता है, तो आयोग ने इसको निकाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें इस वाले पेपर में कुल जीएस और सोशियोलॉजी को मिला करके 11 प्रश्नों को डिलीट किया था आयोग ने। तो अभी तक तो 2 आयोग अभी हमने सॉल्व कराया, 15 में 2 क्वेश्चन मैंने निकाल दिया। अभी देखते हैं, हाँ, किसने मलिन बस्तियों की
आपराधिक क्रिया को वसन विहीन अपराध, कॉलरलेस क्राइम का नाम दिया। तो कॉलरलेस क्राइम, जो मलिन बस्तियों में अपराध किए जाते हैं, उसके लिए एक शब्द कॉलरलेस क्राइम का प्रयोग किसने किया है? तो विकल्प में है टॉफ्ट, सदरलैंड, बेकेरिया या क्लेनार्ड। तो आप लोगों को बता दें, यह विचार जो है टॉफ्ट महोदय ने दिया हुआ है। ए विकल्प सही होगा, किंतु पता नहीं क्या कारण रहा इसका कि आयोग ने इसे क्या किया है, निरस्त कर दिया था। विकल्प ए सही है। यदि आप लोग पूछें कि कौन सा आंसर करना चाहिए तो ए कीजिएगा आप लोग आंसर। आयोग निकाल दिया तो इसकी भाई अब उसकी मर्जी है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। 17वां प्रश्न है, ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है? तो आत्महत्या की बात सबसे पहली बात समाजशास्त्र में कौन करता है? तो दुर्खिम करते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या के मुख्य रूप से उन्होंने 3 ही स्वरूप बताए थे। एक अलग से विद्वानों ने इसमें एक और जोड़ रखा है, तो कुल 4 हो जाते हैं। तो विभिन्न पुस्तकों में अब 4 ही बताया जाता है दोस्तों, जबकि वास्तव में दुर्खिम ने कुल 3 प्रकार की आत्महत्या का ही चर्चा किया था। तो अब कुछ पुस्तकों में 4 है, तो 4 मान के चला करिए। और यह जो है दुर्खिम ने ज्ञात अज्ञात कारण नहीं बताया था, उन्होंने कहा था कि समाज ऐसा परिस्थिति प्रस्तुत कर देता है व्यक्ति के कारण, इसी वजह से समाज में आत्महत्याएं होती हैं। इसके लिए समाज जिम्मेदार है, न कि व्यक्ति। और ज्ञात अज्ञात इच्छाओं के कारण आत्महत्या करता है, ऐसी विचारधारा जो है ये है रूथ केवन ने किया था। तो ये बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तन को मूल्यांकित करने में परंपराओं की 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? यानी कि 6 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किसने किया है? तो 6 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख एस.सी. दुबे महोदय ने किया था, और इन्होंने कुल 6 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है, जिसे पंच परंपरा भी कहा जाता है। जिसे पंच परंपरा सूत्र, तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, पंच परंपरा सूत्र किसने दिया है? तो एस.सी. दुबे महोदय ने दिया है। और इन्होंने इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है। और इन्होंने मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन किया है और द कमार पुस्तक लिखते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। एस.सी. दुबे की तो कई पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रहती हैं। किसी दिन हम एस.सी. दुबे की पुस्तकों पे एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है, फिर यह एस.सी. दुबे से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला? एस.सी. दुबे ने विकास के किस पहलू पर प्रकाश डाला है? इसमें भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएचएससी यानी उच्च शिक्षा आयोग ने इसमें सी विकल्प को सही माना है, जो सही भी है। किंतु मैंने कई पेपरों में देखा है, यूपीपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, यानी जैसे जीआईसी, जीडीसी, आदि एग्जामों में जो यूपीपीएससी कराती है, निर्जातीयता को सही मानता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आयोग भी अलग अलग आंसर मानते रहते हैं। हालांकि ये इसमें एस.सी. दुबे पारंपरिकता को, ट्रेडिशनल को सही माना है, जैसे अभी मैंने बताया कि पंच परंपरा सूत्र भी देते हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य।
तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भारत में दो ही विद्वान हैं, एक हैं AR देसाई और इन्हीं की यह विचार है स्वतंत्रता आंदोलन में, दूसरा है DP मुखर्जी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने AR देसाई की बात करेंगे तो इन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया हुआ है। राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रभावित होकर के दिया है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। EH कार से प्रभावित होकर के इन्होंने यह परिभाषा दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और साथ साथ देखिएगा, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये बताया कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है या जो भारत में आधुनिकता आई हुई है, यह जो है अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज यहाँ न आते तो यहाँ राष्ट्रवाद के उदय न होता या फिर हमारे यहाँ आधुनिकता न आती। इस प्रकार की विचारधारा जो है AR देसाई महोदय ने दिया है। तो यह जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया हुआ है, तो A विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, बाकी दो वीडियो मैं जल्दी ही ला दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।